हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए लेके आ गया हूँ एक बेहद ही अजीब और डरावनी घटना। एक ऐसी घटना जिसे सुन के आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। आइए अब सुनते हैं इस कहानी को। आंखें दिल का आईना होती हैं। आंखें बहुत कुछ कहती हैं, लेकिन हर कोई उन्हें समझ नहीं सकता। लेकिन अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा है जो आंखों को देखकर आपके दिल को समझता है, तो सच मानिए आप खुशकिस्मत हैं। आंखें बहुत कुछ देखती हैं। कभी कभी वो सच होकर भी झूठ सा लगता है, या हम सच पर यकीन नहीं करना चाहते हैं। खुशी 17 साल की एक लड़की है। खूबसूरत काली आंखें, काले भूरे रंग के बाल, गोरा रंग, लंबी खूबसूरत नाक, पतले हल्के होठ, लंबाई लगभग 5 फुट 2 इंच। कुल मिलाकर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की। दीपक और आरती की इकलौती बेटी। दोनों ही उसे बहुत प्यार करते थे। काफी इलाज और मन्नत से 12 साल बाद खुशी हुई थी। इसके पहले आरती बहुत उदास और अकेले रहा करती थी। खुशी के जन्म के बाद आरती बिल्कुल खुश रहने लगी, सबसे मिलने जुलने लगी। बच्ची दीपक आरती के जीवन में खुशियां लेकर आई थी, इसीलिए दीपक ने उसका नाम खुशी रखा। खुशी जहां भी रहती सबको खुश रखती थी। मिलनसार, हंसमुख और पढ़ाई में भी बेहद अच्छी लड़की। खाने पकाने की शौकीन, ड्राइंग भी उसे बहुत अच्छी आती थी। सभ्य, दयालु और व्यवहार कुशल, बड़ों को इज्जत देने वाली और छोटों से प्यार से बात करने वाली। दीपक की छोटी सी एक खिलौने की फैक्ट्री थी, जो कि घर से थोड़ी ही दूरी पर थी। दीपक का मानना था कि महिलाएं बच्चों की पसंद या नापसंद अच्छे से समझती हैं। वो नए खिलौने के निर्माण से पहले अपने फैक्ट्री में काम करने वाली महिलाओं के विचार अवश्य पूछता था। वो महिलाओं का बहुत ही सम्मान करता था, इसीलिए दीपक की फैक्ट्री में पुरुष की तुलना में स्त्रियों की संख्या ज्यादा थी। दीपक और आरती फैक्ट्री के कर्मचारी से परिवार की तरह प्रेम करते थे। उनका यही गुण उनकी बेटी खुशी में भी था। खुशी अपने बचपन से ही फैक्ट्री आती जाती थी। फैक्ट्री में हर किसी से उसका कोई न कोई रिश्ता था। कोई चाचा, मासी, भैया या दीदी, सब कोई न कोई उसके रिश्तेदार थे। खुशी के अच्छे व्यवहार की वजह से सभी उसे बेहद प्यार करते थे। खुशी पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी। 10th क्लास में खुशी ने अपने स्कूल में टॉप किया था। इस बार उसकी 12th के एग्जाम थे। वह जी जान से अपने एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही थी। उसकी मौसी वंदना पास ही के शहर में किराए के मकान में रहती थी। उसके मौसा राजेश, जो कि क्लर्क की नौकरी करते थे, एक रोड एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई थी। मौसी ज्यादा पढ़ी नहीं थी, इसीलिए उन्हें नौकरी नहीं मिली थी। देहांत के समय 3 बच्चे भी थे जो कि छोटे थे, इसीलिए उनमें से कोई भी अपने पिता की नौकरी के योग्य नहीं था। वंदना को पति की पेंशन मिलती थी, लेकिन वह बच्चों की पढ़ाई और घर खर्च में कम पड़ती थी। वंदना शहर में अपने बच्चों के साथ अकेली रहती थी। राजेश के देहांत के बाद उसके परिवार ने वंदना और बच्चों को बिल्कुल अकेला छोड़ दिया था। राजेश का परिवार वंदना और बच्चों की कभी भी फिक्र नहीं करते थे। आरती अपनी बहन को ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकती थी। दीपक अच्छे दिल का मालिक है, इसीलिए वह हर जरूरतमंद की सहायता करता है। दीपक के 2 भाई हैं, लेकिन उसकी कोई बहन नहीं थी। वंदना आरती से बड़ी है और दीपक भी वंदना से बड़ी बहन की तरह प्रेम और सम्मान करता था। वंदना और बच्चों की सारी जिम्मेदारी राजेश के देहांत के बाद अब दीपक और आरती ही देखते थे। वंदना के 3 बच्चों में बेटी सलोनी सबसे बड़ी है। 2 बेटे हैं जो सलोनी से छोटे हैं। सलोनी MA फर्स्ट ईयर में है। अच्छा रिश्ता मिलने से वंदना ने सलोनी की शादी तय कर दी थी। लड़का इंजीनियर है और शादी का प्रस्ताव लड़के की मां ने भेजा था, इसीलिए वंदना ने शादी के लिए हाँ कह दी थी। फरवरी के महीने में सगाई की तारीख रखी गई है। खुशी को इस बार 12th के एग्जाम देने हैं। खुशी इस बार भी फर्स्ट आना चाहती थी, इसीलिए एग्जाम्स पे ही अपना पूरा फोकस कर रही थी। फरवरी का महीना है,
हल्की ठंड है और अगले महीने एग्जाम्स होने थे। खुशी अक्सर देर रात तक या सुबह जल्दी उठकर पढ़ने बैठ जाती है। खुशी की स्टडी टेबल की खिड़की घर के दाहिनी तरफ खुलती है। खिड़की के सामने कुछ दूरी पर कच्ची सड़क जाती है। सड़क के किनारे छोटे पौधे और कम ही पेड़ हैं। उस कच्ची सड़क पर लोगों का आना जाना कम ही रहता है, क्योंकि वह सड़क दीपक की फैक्ट्री तक ही जाती थी। नई पक्की सड़क बन जाने पर इस रास्ते से पैदल लोग ही आते जाते हैं, वो भी बहुत कम। सलोनी की सगाई है। सब कुछ दीपक और आरती ही करते रहे हैं, इसीलिए उन्हें सगाई में जाना जरूरी है। खुशी अपनी पढ़ाई की वजह से जाना नहीं चाहती है। दीपक और आरती ने जाने की सारी तैयारी कर ली है। आरती ने खुशी से कहा, बेटा चल लो ना तुम भी, यहाँ अकेले क्या करोगी? अकेले कहाँ हूँ मम्मा, शोभा आंटी है ना। शोभा आंटी तो बस दिन में रहती है ना, रात का क्या? शोभा आंटी को रात में भी रोक लेंगे, वैसे भी शाम तक आप लौट ही आएंगी। आंटी जी कल सुबह ही हमें निकलना है, आप प्लीज आज और कल रात रुक जाइए। वैसे तो हम रात होने तक लौट आएंगे, फिर भी आप रहेंगी तो हमें फिक्र नहीं होगी। आरती ने शोभा से कहा, जो उनके घर में काम करती थी। ठीक है बेटा, इसमें कोई बात नहीं है, बस घर पर फोन करके बता देती हूँ, शोभा ने कहा। बहुत बहुत धन्यवाद शोभा आंटी। आरती नम्रता से बोली, नहीं बेटा, ऐसा कहकर मुझे पराया मत करो, कितने सालों से मैं यहाँ पर काम कर रही हूँ, खुशी भी तो मेरी ही बच्ची है। शोभा ने खुशी के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। रात के 10 बजे हैं, सभी खाना खा चुके हैं। खुशी पढ़ाई के लिए बैठी तो दीपक ने कहा, सुबह पढ़ लेना, जब हम निकलेंगे तो जग ही जाओगी, अभी देर तक पढ़ोगी तो नींद पूरी नहीं हो पाएगी। सभी अपने कमरे में सो गए। शोभा लॉबी में पड़े बेड पर सो गई। अगले दिन सगाई थी। सारी जिम्मेदारी दीपक और आरती देख रहे थे, इसीलिए उन्हें जल्दी ही जाना था। रात 3:30 बजे ही सब जग गए थे। खुशी भी जग गई। शोभा ने चाय बना दी और सभी ने बैठकर साथ में चाय पी। आरती ने कहा, खुशी कोई बात हो तो कॉल कर लेना, वैसे तो शोभा आंटी हैं ही। ठीक है मम्मी। बेटा आप लोग आराम से जाओ, यहाँ मैं हूँ, कुछ परेशानी हुई तो मैं आपको बता दूंगी, शोभा ने कहा। थोड़ी ही देर में दीपक और आरती सगाई के लिए निकल गए। घर में खुशी और शोभा ही थे। खुशी अपनी बुक लेकर स्टडी टेबल पर बैठ गई और पढ़ने लगी। शोभा ने पूछा, बेटा आपको कुछ चाहिए? नहीं आंटी आप सो जाइए, अभी कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ काम हो तो बुला लेना बेटा, कहकर शोभा लॉबी में आकर सो गई। सुबह के 4:30 बजे थे। पढ़ते पढ़ते अचानक खुशी ने खिड़की से बाहर देखा। उस सड़क पर कोई आता जाता नहीं है, फिर इतनी सुबह सुबह कौन है? खुशी ने मन ही मन में सोचा और उसे गौर से देखने लगी। हल्की सी रोशनी थी, लेकिन अचानक ही वहां धुंध सी नजर आने लगी। धुंध में एक साया नजर आया, जो कि समझ नहीं आ रहा था स्त्री है या फिर पुरुष। फिर एक दुपट्टा लहराते हुए दिखाई दिया, जो हल्की रोशनी में हल्का गुलाबी लग रहा है। तभी पीछे से शोभा आ गई। बेटा चाय कॉफी कुछ लाऊं? खुशी ने पीछे मुड़कर कहा, नहीं, और जैसे ही वापस सामने खिड़की से बाहर देखा तो सब कुछ सामान्य साफ दिख रहा था, ना कोई रोशनी और ना ही कोई धुंध। खुशी को ऐसे समझ नहीं आया कि अभी उसके साथ क्या हुआ, लेकिन वो भूत प्रेत में यकीन नहीं करती थी, इसीलिए इस घटना को नॉर्मल मानकर उसने इस बारे में कुछ नहीं सोचा और अपनी पढ़ाई में लग गई। शोभा खुशी से पूछने के बाद सो गई। सुबह के 7 बजे तक पढ़ने के बाद खुशी आहिस्ता से उठी और हाथ मुंह धोकर किचन से 2 कप कॉफी बनाकर लाई और शोभा को जगाकर बोली, लो आंटी कॉफी पी लो। अरे खुशी बेटा, मुझे जगा देती, तुमने क्यों बनाई? आप बनाओ या मैं, मतलब तो कॉफी पीने से है ना, खुशी ने हंसते हुए कहा। दोनों बैठकर कॉफी पीने लगे। शोभा अक्सर खुशी को अपने गांव की अलग अलग कहानी सुनाया करती थी। कॉफी पीते पीते शोभा ने कहा, बेटा आपने सुना क्या एक जोगी के बारे में? नहीं आंटी, बताइए, आपने बताया ही नहीं। एक जोगी आया है बेटा अपने शहर में। जोगी तो घूमते ही रहते हैं आंटी, इसमें नया क्या है? उसकी एक कहानी है बेटा। अच्छा, क्या कहानी है, सुनाइए मुझे भी। जोगी की एक छोटी बहन थी जिससे उसे बहुत प्रेम था। वो बहुत ही सुंदर थी। एक बार वो अपनी सहेलियों के साथ कहीं घूमने गई।
रास्ते में किसी प्रेत को उसकी खूबसूरती से प्यार हो गया। क्या भूत को प्यार हो गया? खुशी ने हंसते हुए पूछा। हाँ बेटा, पूरी बात तो सुनो। ठीक है आंटी, बताइए, अब नहीं हंसूंगी। फिर वो प्रेत उसके पीछे पड़ गया। वो जहां जाती उसके पीछे पीछे जाता। फिर एक दिन परेशान होकर उसने अपनी जान दे दी। उसके भाई को बहुत ही दुख हुआ। उसने दुखी होकर अपने जीवन को खत्म करने की कोशिश करी। वो एक ऊंचे स्थान से कूदने ही वाला था कि एक सन्यासी ने उसे रोक लिया और अपने साथ ले गए। सन्यासी के साथ उसने बहुत सा ज्ञान प्राप्त किया और फिर वो अघोरी से मिला और अनेक सिद्धियां प्राप्त कर ली। अब वो अपने ज्ञान से ही अतृप्त आत्माओं को मुक्ति दिलाते हैं, भूत प्रेत से परेशान लोगों की सहायता करते हैं। अच्छी कहानी है आंटी। यह कहानी नहीं है बेटा, यह हकीकत है। चलिए, अच्छी बात है। 8 बज गए हैं आंटी, भूख लगने लगी है। कुछ नाश्ता मिलेगा? अरे बेटा, बातों में तो समय का ध्यान ही नहीं रहा। रुको, थोड़ी देर में बना दूंगी। क्या खाओगे बेटा? जो दिल करे बना दीजिए ना आंटी, जो जल्दी बन जाए। ब्रेड ऑमलेट बना दूं? हाँ आंटी, ठीक है। थोड़ी ही देर में शोभा नाश्ता ले आई। नाश्ता करके खुशी को नींद आने लगी। आंटी, मैं थोड़ी देर सो लेती हूँ। ठीक है बेटा, तब तक मैं घर की साफ सफाई कर लेती हूँ। लंच में क्या बनाना है बेटा, बता दो। जो आपको पसंद हो बना दीजिए ना आंटी। कहकर खुशी अपने कमरे में जाकर सो गई। साफ सफाई करने के बाद नहाकर शोभा ने छोले भटूरे बना दिए और फिर खुशी को जगाया। दोपहर के 1 बजे थे। खुशी नहाने के लिए चली गई। खुशी ने नहाकर काले रंग का सूट पहना। गीले बालों में खुशी काले सूट में बहुत अच्छी लग रही थी। शोभा ने कहा, बहुत सुंदर लग रही हो बेटा, किसी की नजर न लग जाए, और खुशी के कान के पास काला टीका लगा दिया। आप भी ना आंटी, कहकर खुशी खाने के लिए बैठ गई। आप भी साथ ही खाइए, अकेला अच्छा नहीं लगता। दोनों ने बैठकर खाना खाया। फिर खुशी ने टीवी ऑन कर दिया। थोड़ी देर आराम से टीवी देखने के बाद खुशी पढ़ने के लिए बैठी। खुशी को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। खुशी ने आरती को कॉल करके कहा, मम्मी मैं कृतिका के घर जा रही हूँ, थोड़ी देर साथ पढ़ने के बाद मैं लौट आऊंगी। ठीक है जाओ बेटा, पर जल्दी आ जाना। जल्दी आ जाऊंगी मम्मी, कहकर खुशी ने बाल ठीक किए और अपनी स्कूटी निकाली। शोभा से बताकर वो कृतिका के घर के लिए निकल गई। खुशी काले सूट और खुले बालों में बहुत ही अच्छी लग रही थी। कृतिका का घर तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर है। कृतिका के 2 भाई बहन हैं। भाई कृतिका से छोटा है। कृतिका भी खुशी जैसी ही पढ़ाई में अच्छी है, इसीलिए दोनों की अच्छी बनती है। कृतिका के घर से कुछ दूर पहले ही 7 पेड़ हैं जहां आसपास के लोग शाम होने के बाद जाने से डरते हैं। उन पेड़ों के बारे में बहुत सी कहानियां हैं। खुशी अपनी स्कूटी लेकर जब उन पेड़ों के करीब पहुंची तो स्कूटी की स्पीड कम करके उन पेड़ों की तरफ देखकर मन ही मन सोचने लगी, कितनी शांति है यहाँ, कितना अच्छा लग रहा है, जाने क्यों लोग यहाँ आने से डरते हैं। और फिर स्कूटी वापस से तेज करके आगे निकल गई। कृतिका के घर पहुंचकर उसकी मम्मी को उसने नमस्ते किया। कृतिका उसे देखकर बहुत ही खुश हो गई। उसकी मम्मी चाय नाश्ता ले आई। दोनों ने अपनी परीक्षा के बारे में बात की और फिर पढ़ाई करने लगी। घर में बस कृतिका और उसकी मम्मी ही थे। पापा और भाई कहीं बाहर गए हुए थे। खुशी ने समय पर इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब अंधेरा होने लगा तो उसने कृतिका से कहा, ठीक है मैं अब चलती हूँ। अंधेरा देखकर उसकी मम्मी ने कहा कि किसी को बुलाकर साथ भेज देती हूँ मैं। खुशी ने कहा, नहीं आंटी मैं चली जाऊंगी, और वहां से निकल गई। अंधेरा धीरे धीरे बढ़ रहा था। खुशी डरती नहीं थी, लेकिन उसे लगा कि शायद आज आंटी की बात मान लेनी चाहिए थी। खुशी ने उन पेड़ों को देखकर स्कूटी की रफ्तार तेज कर दी। अंधेरे में स्कूटी की रोशनी में उसने देखा कि पेड़ के पास कोई खड़ा हुआ था। जैसे ही स्कूटी उसके पास पहुंची, उस आदमी ने रुकने का इशारा किया। खुशी रुकना नहीं चाहती थी, लेकिन अचानक से ही वो आदमी स्कूटी के सामने आ गया और खुशी को स्कूटी रोकनी पड़ी। और वो गुस्से से बोली, पागल हो गए हो क्या, स्कूटी ना रोकती तो? नहीं मुझे आगे जाना है, आप छोड़ दीजिए प्लीज, उस लड़के ने कहा।
लड़का उम्र में लगभग 23-24 साल का था। गोरा रंग, नीली आंखें, सुंदर चेहरा और अच्छी लंबाई। स्कूटी की रोशनी में बहुत ही अच्छा लग रहा था। खुशी ने पूछा, कहाँ जाना है? उसने कहा, टॉय फैक्ट्री के पास ही। खुशी ने सोचा, चलो अच्छा है, अकेले जाने से तो बची। फिर उसने स्कूटी स्टार्ट की और कहा कि बैठ जाओ। वो लड़का खुशी से पीछे बैठ गया और खुशी अपने घर के लिए चल दी। खुशी अपनी स्कूटी चला तो रही थी, लेकिन उसके मन में एक डर था, वह इस युवक के साथ सुरक्षित है या फिर नहीं। आए दिन न्यूज में लड़की के साथ हुई दुर्घटना की खबर आती रहती है, या फिर वह अच्छा और शरीफ इंसान भी हो सकता है। दोनों ही बातें सोचते हुए वो स्कूटी चला रही थी। उसका ध्यान रास्ते से ज्यादा पीछे था। अगर उसने कुछ करने की कोशिश की तो वह डरेगी नहीं, उसका सामना करेगी। 5 मिनट आगे बढ़ने के बाद लड़के ने कहा, आप टॉय फैक्ट्री का रास्ता जानती हैं? खुशी ने कहा, हाँ, मैं वहाँ के टॉय फैक्ट्री के वॉचमैन का बेटा हूँ। अच्छा, किशोर अंकल के? वो तो बहुत अच्छे हैं। हाँ, क्या आप उन्हें जानती हैं? हाँ, जानती हूँ। खुशी ने कहा, मैं तो उससे बेकार ही डर रही थी, यह तो अच्छा इंसान लगता है। हाँ, आपको मुझसे डरना नहीं चाहिए। लड़के की बात सुनकर खुशी चौंक गई, लेकिन कुछ बोली नहीं। हैरानी की बात थी कि उसे कैसे पता चला कि वो क्या सोच रही थी। जल्दी ही खुशी अपने घर के सामने आ गई। घड़ी में 6 बजे थे, लेकिन फरवरी का महीना होने की वजह से अंधेरा हो चुका था। खुशी ने स्कूटी रोकी और लड़के ने उतरकर उसे थैंक्स बोला और अपना नाम ऋषभ बताया। जहां वह उतरा, खुशी का घर सामने था। सड़क पर रोड लाइट जल रही थी, जिससे खुशी उसे अच्छे से देख पा रही थी। ब्लू शर्ट, बादामी पैंट, आर्मी सोल्जर के जैसे हेयर कट, नीली आंखें, लंबी नाक और गोरा रंग। वो लड़का उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था। वह कुछ कह रहा था और खुशी बस हाँ हाँ में जवाब दे रही थी। जिससे वह डरी हुई थी, वो उसे अचानक से पसंद आने लगा था। वो नहीं चाहती थी कि वो वहां से अंदर जाए, लेकिन फिर उसने कहा, अच्छा आप घर जाइए, आपकी आंटी खिड़की से देख रही हैं। उसकी बात सुनकर उसने घर की ओर देखा तो शोभा खिड़की पर खड़ी देख रही थी। उस लड़के ऋषभ ने कहा, आप घर जाइए, आपसे मैं बाद में मिलता हूँ। खुशी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, और अपने घर आ गई। उसने अचानक से पीछे देखा तो देखा ऋषभ वहां पे नहीं था। शोभा आंटी दरवाजा खोलकर खुशी का इंतजार कर रही थी। अंदर जाते ही शोभा ने आगे बढ़कर खुशी के खुले बालों का जूड़ा बना दिया। खुशी ने हंसते हुए पूछा, क्या कर रही हो आंटी? बेटा, रात हो गई है, ऐसे में तुम खुले बालों में रास्ते से आ रही हो। तो क्या हुआ आंटी? खुशी ने बाथरूम की ओर बढ़ते हुए कहा। बेटा, तुम नहीं समझोगी, कुछ कारण है इसीलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। आप भी ना आंटी, ऐसा कुछ नहीं होता जैसा आप सोच रही हो। देखिए, मैं सही सलामत वापस आ गई। बेटा, अच्छी बात है तुम ठीक हो, लेकिन सावधानी तो जरूरी है ना। ठीक है आंटी, कहकर खुशी अंदर हाथ मुंह धोने लगी। बेटा, दीपक बाबू का फोन आया था। अच्छा, क्या कहा पापा ने? खुशी ने तौलिए से अपना चेहरा साफ करते हुए कहा। कह रहे थे कि आज रात वो नहीं आ पाएंगे, कल सुबह 10 बजे तक ही आएंगे। हम खा पी कर दरवाजा अच्छे से बंद करके सोए। ठीक है आंटी। खुशी अपने कमरे में जाकर लेट गई। क्या बनाऊं बेटा खाने में? कुछ भी बना दीजिए आंटी, लेकिन साथ में रायता बना लेना, कहकर खुशी ने आंखें बंद कर ली। खुशी की आंखों के सामने बार बार ऋषभ का चेहरा आ रहा था। घबराकर उसने आंखें खोल ली और पढ़ने के लिए बैठ गई, लेकिन वो अब पढ़ नहीं पा रही थी। उसके बारे में सोच सोचकर वो परेशान हो रही थी। और उसके बाद वो उठी और बाहर आकर टीवी ऑन कर दिया। उसे लग रहा था कि उसे कुछ हो रहा है। उसे बहुत ही अजीब सा फील होने लगा। हर जगह उसे न जाने क्यों ऋषभ ही दिखने लगा था। आखिर ऐसा क्या है उसमें जो मेरे से रहा नहीं जा रहा? बेटा, 8 बज रहे हैं, आके खाना खा लो, शोभा ने डाइनिंग टेबल पर खाना लगाते हुए आवाज दी। खुशी टीवी बंद करके खाने के लिए बैठ गई। क्या हुआ बेटा, परेशान लग रही हो? शोभा ने उससे कहा। कुछ भी नहीं आंटी, एग्जाम की टेंशन है, खुशी ने बात टालते हुए कहा और प्लेट में खाना निकालकर खाने लगी। ये थोड़ा अजीब है, क्योंकि खुशी अपने साथ साथ शोभा को भी खाने के लिए कहती थी। बेटा, इतनी टेंशन नहीं लेते, एग्जाम तो आते जाते रहते हैं, कुछ नंबर आपकी काबिलियत को नहीं आंक सकते।
खुशी ने शोभा की तरफ देखा और महसूस किया कि शोभा उसकी बहुत फिक्र करती थी। उसे सब सच बता देना चाहिए। तभी शोभा बोल पड़ी, बेटा आप सड़क पर अकेले इतनी देर तक क्यों खड़ी थी? आप तो अपना फोन भी नहीं लेके गई थी, फिर क्या बोल रही थी अकेले? आंटी मैं अकेले नहीं थी, वहाँ वो लड़का था ना ऋषभ, जिसने मुझसे लिफ्ट ली थी, पर मैंने तो आपको वहाँ पर अकेले ही देखा था और कोई नहीं था वहाँ पे। और ऐसे ही किसी को लिफ्ट ना दिया करो आप। आंटी आपने देखा नहीं होगा, वो वहीं पर था और वो किशोर अंकल का बेटा था। क्या बात कर रही हो खुशी बेटा? किशोर भाई साहब के तो 3 बेटियां हैं, कोई बेटा नहीं। आंटी उसी ने ऐसा कहा था, अब कोई झूठ क्यों बोलेगा? खुशी बेटा ऐसा ना हो कि उस लड़के ने तुम्हें फंसाने के लिए झूठ बोला हो। शोभा ऐसा कहते हुए थोड़ा डर सा गई। क्या आंटी आप भी बेवजह डरती रहती हो? कहते कहते खुशी ने अपना खाना खत्म कर लिया। आंटी मुझे नींद आ रही है कहकर खुशी सोने चली गई। खुशी का बिहेवियर काफी चेंज सा लग रहा था। ना तो वो इतनी जल्दी सोती है और उसने शोभा को खाने के लिए भी नहीं कहा और अंदर जाकर लेट गई। शोभा ने कुछ भी नहीं कहा और खाना खाकर किचन साफ कर कर वो भी अपने बिस्तर पर लेट गई। शोभा थोड़ा बहुत इधर उधर की बातें सोचकर जल्दी ही सो गई, लेकिन खुशी की आंखों में नींद नहीं थी। वो इधर उधर करवटें बदल रही थी। किसी तरह उसने अपने मन को शांत किया। घड़ी को देखा तो रात के 10 बज रहे थे। परीक्षा की याद आते ही वो उठी और स्टडी टेबल पर बैठ गई। थोड़ा बहुत पढ़ाई करके उसने अपनी खिड़की खोल दी। जैसे ही उसने खिड़की खोली, बाहर से एक ठंडा हवा का झोंका अंदर आया। बाहर की हवा के साथ ही अंदर आई एक अजीब सी खुशबू मानो कोई अच्छा सा इत्र हो। खुशी के मन में ख्याल आया कि ये खुशबू यहाँ कहाँ से आ रही है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों उसने अपनी चेयर पीछे करी और आंखें आराम से बंद कर ली। चेयर पर सर रखने से उसका बंद जूड़ा खुल गया और उसके खुले बाल चेयर से नीचे तक लहराने लगे। अचानक से एक तेज हवा का झोंका आया और उसे कुछ सुनाई दिया। उसे यकीन नहीं हुआ कि उसे हवा के झोंके में अपना नाम खुशी सुनाई दिया। खुशी ने आंखें खोलकर देखा तो कुछ भी नहीं था। शोभा गहरी नींद में खर्राटे ले रही थी। खुशी ने फिर से आंखें बंद की और वो आवाज दोबारा आई। खुशी ने आंखें खोली और सामने सड़क पर देखा तो हैरान रह गई। सामने कच्ची सड़क पर ऋषभ खड़ा था। खुशी ने अपना वहम समझकर आंखों को मसला, लेकिन वो ऋषभ ही था। पलक झपकते ही वो खिड़की के पास आ गया। खुशी उसे देखती रह गई और फिर उसने कहा, खुशी मुझे दरवाजा खोलकर अंदर आने दो। वह खुशी को देखता जा रहा था और खुशी भी उसकी नीली आंखों में बिल्कुल खो गई थी। खुशी अचानक से उठी और जाकर दरवाजा खोल दिया। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कर क्या रही है। ऋषभ अब अंदर आ चुका था और दरवाजा खुलने की आवाज से शोभा जाग गई थी। दरवाजा खुला देखकर बोली, क्या हुआ बेटा, दरवाजा क्यों खोला? मम्मी आ गई क्या? मानो खुशी अचानक से नींद से जाग गई और चौंकते हुए बोली, दरवाजा किसने खोला? ऋषभ को सामने सोफे पर बैठा देखकर बोली, तुम अंदर कैसे आए? तुमने ही तो अंदर आने दिया। ऋषभ ने एक अजीब सी स्माइल के साथ कहा। मैं भला तुम्हें अंदर क्यों बुलाऊंगी? खुशी ने इस बार थोड़ा गुस्से से कहा। अब आ गया तो आ गया, आया तुम्हारी मर्जी से हूँ, जाऊंगा अपनी मर्जी से। ऋषभ के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। जाते हो या फिर पुलिस को फोन करूं? खुशी का गुस्सा और बढ़ गया। बुलाकर देख लो, पुलिस मेरा कुछ भी नहीं कर सकती। वह फिर से मुस्कुराया और उठकर खुशी के करीब आ गया। दूर रहो मुझसे, खुशी ने उसे धक्का देते हुए कहा, पर वो खुशी के और करीब आ गया। उसने अपनी उंगली से खुशी के चेहरे पर आ रहे बाल को पीछे कर दिया। खुशी 2 कदम पीछे और हट गई। यह सब शोभा चुपचाप देख रही थी और सबसे डरने वाली बात यह थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि खुशी अकेले में ये क्या कर रही है। आखिर अकेले खड़ी होकर वो किस पर गुस्सा कर रही थी, क्योंकि उसे वहां पर खुशी के अलावा कोई और नहीं दिख रहा था। शोभा परेशान हो गई। खुशी नींद में तो नहीं चलती, लेकिन आज ये सब क्या हो रहा है? शोभा उठी और खुशी के पास आ गई। सामने जो हुआ खुशी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ।
शोभा ऋषभ के आर पार निकलकर खुशी से बात कर रही थी। क्या हुआ बेटा, यह सब क्या बोल रही हो? खुशी शोभा को नहीं सुन रही थी। वो बस ऋषभ को बड़ी बड़ी आंखों से घूरे जा रही थी। वो शोभा से पीछे हट गई और ऋषभ शोभा को हवा की तरह पार करके खुशी के पास आ गया और खुशी के चेहरे को छूकर कहा, तुम बहुत अच्छी हो, मुझे तुमसे पहली नज़र में ही प्यार हो गया। खुशी अब समझ गई थी कि ऋषभ कोई इंसान नहीं बल्कि एक आत्मा था। वो तुरंत ही बेहोश हो गई और जैसे ही गिर रही थी ऋषभ ने उसे थाम लिया। असल में वो बेहोश होकर हवा में लटकी हुई थी। शोभा के तो होश ही उड़ गए और शोभा भी जमीन पर नीचे बेहोश होकर गिर गई। खुशी को गोद में उठाकर ऋषभ ने बिस्तर पर लिटा दिया और खुद चेयर पर बैठकर उसे देखता रहा। सुबह जब दोनों की आंखें खुली तो वहां पर कोई भी नहीं था, लेकिन जो रात में हुआ था वो कोई सपना नहीं था। शोभा अभी भी डर कर नीचे बैठी थी। खुशी ने कहा, आंटी पानी, और उसने अचानक से सामने देखा तो हैरान रह गई। सामने ऋषभ पानी का ग्लास लिए खड़ा था और मुस्कुरा रहा था। खुशी डर कर शोभा को देखने लगी। शोभा को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी चेयर खिसकने की आवाज के साथ खुशी के बेड के पास रुकी और यह शोभा ने देखा, लेकिन ऋषभ उसे अब भी नहीं दिख रहा था। शोभा की मानो बोलती ही बंद हो गई। वो अपने मुंह से ना तो कुछ कह पा रही थी और ना ही अपनी जगह से हिल पा रही थी। ऋषभ चेयर पर बैठ गया और खुशी से बोला, जब से मैंने तुम्हें देखा है मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो। जब तुम पेड़ों को देख रही थी मैं तुम्हें देख रहा था। तुम बहुत ही अच्छी हो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। उस रास्ते से बहुत लोग आते हैं लेकिन तुम्हारे जैसा कोई नहीं आया। तुम प्लीज मुझे छोड़कर चले जाओ, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? खुशी की आंखों से आंसू गिरने लगे। तुम डरो मत, मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगा, बस तुम्हारे साथ रहूंगा। लेकिन अगर किसी ने तुम्हारे साथ कुछ किया तो उसे मरना होगा। तुम्हारे बाल बहुत ही अच्छे हैं, उसने खुशी के बाल छूकर कहा। खुशी समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। जो उसने कल कहानी सुनी थी वही उसके साथ आज हकीकत में हो रहा था। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो गया है। तभी बाहर अचानक से गाड़ी रुकने की आवाज आई। दीपक और आरती आ गए थे। शोभा भागकर उनके पास गई। शोभा के बाहर जाते ही दरवाजा बंद हो गया। शोभा ने सब कुछ बताया जो कुछ भी हुआ था। दोनों दरवाजे पर आए लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था, जो कि नहीं खुल रहा था। दीपक और आरती खुशी को आवाज दे रहे थे, लेकिन ना तो कोई आवाज अंदर से बाहर जा रही थी और ना ही बाहर से कोई आवाज अंदर। खुशी पूरी तरीके से अपने घर में कैद हो गई थी।